शुरुआत होती है एक मेंटल रिहैब सेंटर से, जहां एक नर्स एक लड़की को खाना लाकर देती है, लेकिन वो लड़की विंडो की तरफ इशारा करके कहती है कि वो अभी मरी नहीं है। नर्स उसे यह सब बहाने बंद करके खाना खाने को कहती है और विंडो के पास जाकर उसे बंद कर देती है। इधर एक औरत उस रिहैब सेंटर की डायरेक्टर से कहती है कि एक हफ्ते से कोई खबर नहीं मिल रही है। डायरेक्टर तब प्लान भी एग्जीक्यूट करने की बात कहती है। यह डिसाइड होता है कि कल इस लड़की को उसकी फैमिली के पास वापस भेजकर दफन कर दिया जाएगा। ठीक तभी वो लड़की चीख पड़ती है और एक इनविजिबल फोर्स वहां मौजूद सभी लोगों को हवा में लटका देती है। डायरेक्टर औरत सबको बाहर जाने को कहती है और उस लड़की को अपने साथ आने को कहती है। तभी वहां पैरों में जंजीर बंधी हुई कोई चीज दिखाई देती है, जो ठीक अगले ही पल गायब हो जाती है। फिर वो लड़की उठकर भागने लगती है और अचानक रुककर एक टेबल के नीचे घुस जाती है। डायरेक्टर औरत उसे बाहर आने को कहती है। ठीक तभी ऊपर से एक बड़ा सा शैंडेलियर उस डायरेक्टर के ऊपर आकर गिरता है। सीन कट होता है और हम दारा को देखते हैं। दारा टीवी पर वेदर फोरकास्ट देख रही थी। इसी बीच दारा का दोस्त उसे टेक्स्ट करता है। दारा की माँ अपनी बेटी को चाय पीकर सो जाने को कहती है। दारा बताती है कि उसके दोस्तों ने एक फेयरवेल पार्टी रखी है और वो कल सुबह निकल जाएगी। माँ दुखी होकर कहती है कि वो पहले ही इतना कम घर आती है और अब फिर से जाना चाहती है। जब वो उसे घर पर रुकने को कहती है तो दारा कहती है कि उसने दोस्तों से वादा किया है। माँ गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। अगले दिन सुबह दारा के रूम की विंडो के बाहर एक लड़का दिखाई देता है। माँ अपनी बेटी दारा को नींद से जगाती है। वो दारा को कुछ कपड़े देकर कहती हैं कि जॉब शुरू होने के बाद जब ज्यादा थकान हो तो अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए वो गर्म कपड़े पहने। वो दारा को मुंह धोकर नाश्ता करने को कहती है। माँ के बाहर जाते ही दारा नोआ नाम के उस लड़के के साथ विंडो से ही भाग जाती है। अगले सीन में दारा अपने दोस्तों के साथ एक मोटर यॉट पर नजर आती है। नोआ उनकी 4 साल लंबी दोस्ती को याद करते हुए कहता है कि मेडिकल की पढ़ाई का वो मुश्किल वक्त दोस्तों की वजह से ही आसान हो पाया था। दारा इमोशनल हो जाती है यह सोचकर कि फ्यूचर में जॉब की बिजी लाइफ की वजह से शायद वो लोग फिर कभी इस तरह हैंग आउट या ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सब अपने फ्यूचर ड्रीम्स के लिए ग्लास उठाकर एक दूसरे को चीयर्स करते हैं। तभी यॉट का ड्राइवर नोआ को बताता है कि उन्हें 7 मिनट के अंदर अपने रिसोर्ट वापस लौटना होगा, इसलिए उन्हें जल्दी से अपने बैग्स पैक करने को कहा जाता है। निकी डिसअपॉइंट होकर कहती है कि बोट पार्टी करने का डिसीजन लेना ही एक गलती थी। तब नोआ ड्राइवर से उसके साथ आने की रिक्वेस्ट करता है। खैर, बाद में निकी सबको रिसोर्ट के रूम्स की चाबियां बांट देती है। दारा अपनी दोस्त के सामने अपनी माँ को लेकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। उसे लगता है कि जकार्ता से बाहर जॉब करने का उसका फैसला उसकी माँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जबकि माँ के स्ट्रिक्ट कंट्रोल से बचने का यही उसके पास इकलौता रास्ता था। लाठी उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि माँ असल में उसे खोने के डर से ऐसा कर रही है। अचानक यॉट के सामने एक आइलैंड आ जाता है और यॉट आइलैंड के किनारे से टकरा जाती है। यॉट उथले पानी के कीचड़ में फंस जाती है, जिससे निकी ड्राइवर मिस्टर जमाल से गुस्से में पूछती है कि क्या उसे ठीक से बोट चलानी आती भी है। जमाल बताता है कि हाई टाइड आने पर वो यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन इंजन ठीक करने में कुछ घंटे लग सकते हैं। निकी भड़क कर कहती है कि 7 बजे उनका डिनर प्लान है, जिसके पैसे नॉन रिफंडेबल हैं। ड्राइवर गुस्से में आकर उसे तैर कर जाने को कहता है। निकी ड्राइवर की लापरवाही का इल्जाम लगाती है और उसे जॉब से निकालने को कहती है। फिर वो अपने फोन का सिग्नल चेक करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। निकी कंप्लेन करती है कि अकेले उसने सारी प्लानिंग की थी, जबकि बाकी सब बड़े आराम से घूम रहे हैं। दारा उसे शांत होने को कहती है। वो सब आइलैंड पर उतरकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें आइलैंड पर कुछ अबैंडन्ड और टूटी हुई बोट्स दिखाई देती हैं। लाठी कहती है कि शायद यह मछुआरों की पार्क की हुई बोट्स हैं, लेकिन नोआ कहता है कि मछुआरे कभी अपनी मछलियां छोड़कर नहीं जाते, इसलिए यह डेफिनेटली एक्सीडेंट का शिकार हुई बोट्स हैं। वो एक पैसेंजर बोट का मलबा नोटिस करते हैं। वहां दारा को एक लेडीज शू मिलता है जिस पर खून के निशान थे। दारा जैसे ही वो शू नोआ के हाथ में देती है, उन्हें जंगल के अंदर से माँ बोलते हुए किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। नोआ को लगता है कि यहाँ एक्सीडेंट का कोई सर्वाइवर बचा हुआ है। नोआ इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल के अंदर जाना चाहता है तो निकी उसे रोकती है, लेकिन नोआ उस मुसीबत में फंसी बच्ची की मदद करने के अपने डिसीजन पर अड्डा रहता है। नोआ अपने दोस्तों को बीच पर वेट करके नेटवर्क ढूंढने को कहता है, ताकि सिग्नल मिलते ही उसके पापा को ट्रैकिंग और मदद के लिए मैसेज भेजा जा सके। निकी उसे हीरो बनने की कोशिश न करने को कहती है, लेकिन नोआ कहता है कि अगर उस जगह निकी होती तो वो भी मदद मांगती। दारा भी नोआ के साथ जाती है। सीन यहाँ कट होता है और एक 3 लोगों की फैमिली दिखाई जाती है। जहाँ छोटी बच्ची गलती से एक ग्लास गिरा देती है तो पापा अपनी बेटी को मारता है और टूटा हुआ ग्लास साफ करने को कहता है। इसके बाद वो बेटी को टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर से घसीटते हुए ले जाता है और एक रूम में बंद कर देता है। वो बच्ची भयंकर दर्द में रोते हुए पापा से ना जाने और उसे अंधेरे कमरे से बाहर निकालने की भीख मांग रही है। इधर नोआ और दारा जंगल में तलाशी जारी रखते हैं। दारा नोआ की तारीफ करते हुए कहती है कि नोआ खुद इस मुसीबत में होने के बावजूद दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। नोआ बताता है कि शायद बचपन में अपने पापा के साथ रेस्क्यू मिशंस पर जाने के एक्सपीरियंस की वजह से ही उसका यह मदद करने वाला नेचर बन गया है।
यहाँ उन्हें एक चालू मोबाइल फोन मिलता है और दारा मोबाइल को उसी जगह रखकर आगे बढ़ जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब कोई नहीं मिलता तो दारा कहती है कि उन्हें पहले बीच पर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि अगर नोआ के पापा को मैसेज मिल गया होगा तो एक बड़ी रेस्क्यू टीम के साथ पूरे आइलैंड की तलाशी लेना आसान हो जाएगा। नोआ इस बात से अग्री करता है और वो वापस लौटने का डिसीजन लेते हैं। वो जैसे ही पलटते हैं उनके ठीक पीछे से कोई गुजर जाता है। नोआ तब जल्दी से बच्ची की तलाश में जंगल के 2 अलग हिस्सों में बंटकर ढूंढने का फैसला करता है। वो दूर एक छोटी लड़की को देखते हैं और नोआ अलग होकर ढूंढने निकल जाता है। नोआ के दूसरी तरफ जाते ही दारा एक डेड बॉडी देखकर चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर पांडु उन्हें ढूंढने जंगल के अंदर चला जाता है। इधर नोआ दारा के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ है। वहां से आगे बढ़ते वक्त उन्हें 2 और लाशें दिखाई देती हैं। दारा बताती है कि उसने अभी एक औरत को देखा था जो पलक झपकते ही गायब हो गई, और वो इंसान थी या नहीं इस बात पर उसे डाउट है। अचानक वो नोटिस करते हैं कि वो फिर से उसी जगह पर वापस आ गए हैं। यहाँ दारा के ऊपर से कुछ गिरता है जिसकी बदबू बहुत भयंकर थी। वो जैसे ही ऊपर देखते हैं उनकी रूह कांप जाती है। उधर बोट का ड्राइवर रेडियो पर इमरजेंसी मैसेज भेजता रहता है और लाठी को बताता है कि वो एक ऐसे आइलैंड पर फंस गए हैं जो जीपीएस में बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा। सीन कट होकर जंगल में वापस आता है। पांडु उन्हें आवाज लगाता है। दारा को शक होता है कि सामने जो दिख रहा है वो सच में उनका दोस्त पांडु है भी या नहीं। खैर उन्हें यकीन हो जाता है कि वो असल में पांडु ही हैं। पांडु जब पूछता है कि वो दोनों इतनी देर से कहाँ थे तो नोआ बताता है कि उन्हें जंगल में बहुत सारी डेड बॉडीज मिली हैं। इसके बाद वो पांडु को वो लाशें दिखाते हैं। फिर दारा पेड़ों के ऊपर लटकी हुई लाशें भी दिखाती हैं। पांडु कहता है कि इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी जंगली जानवर ने इन पर अटैक किया हो। दारा सवाल उठाती है कि ऐसा कौन सा जंगली जानवर है जो किसी इंसान को इतनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। दारा पांडु को बताती है कि वो लोग एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। नोआ दारा को शांत होने को कहता है क्योंकि सिचुएशन सच में उनकी समझ से बाहर हो चुकी थी। इसके बाद वो रस्सी तैयार करके फिर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें कुछ और डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और उनकी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि इस आइलैंड पर वो लोग पहले या अकेले शिकार नहीं हैं। पास्ट में भी यहाँ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खैर वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। नोआ बताता है कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे लगा जैसे वो बच्ची बहुत तकलीफ में है। दारा और नोआ आपस में बात कर ही रहे थे कि पांडु किसी और तरफ निकल जाता है। पांडु को अचानक वही मिस्टीरियस लड़की दिखाई देती है और उसे समझ आता है कि वो उन दोनों से अलग हो चुका है। वो लोग एक दूसरे के आसपास ही थे लेकिन कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। पांडु उस लड़की को देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर दारा और नोआ खुद को फिर से उसी जगह पर खड़ा पाते हैं। दारा भयंकर डर के साथ कहती है कि इस आइलैंड पर जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसलिए वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दारा कहती है कि उन्होंने पहले जो लाशें देखी थीं, वो असल में रास्ता भटकने की वजह से ही आखिर में यहाँ मारी गई हैं। नोआ दारा को तसल्ली देते हुए कहता है कि वो पहले पांडु को ढूंढेंगे और फिर बीच पर वापस लौटने की कोशिश करेंगे। नोआ बताता है कि सबको सेफ वापस भेज देने के बाद वो उस बच्ची को बचाने का रास्ता ढूंढेगा। यह सुनकर दारा भड़क जाती है और कहती है कि नोआ पागल हो गया है और उस मिस्टीरियस लड़की को अब भी एक इंसान समझना उसकी सबसे बड़ी गलती है। इसी बीच उन्हें एक रास्ता दिखाने वाला साइन बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा था बीच मेंटल रिहैब सेंटर। इधर पांडु को वो लड़की फिर से दिखाई देती है और वो दोबारा उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ यॉट अपने आप स्टार्ट हो जाता है जिसे देखकर निकी और लाठी बहुत खुश होते हैं। फिर अचानक यॉट बंद हो जाता है और जमाल देखता है कि यॉट के फैन में एक चेन फंस गई है। जमाल नीचे उतरकर उस चेन को निकालने की कोशिश करता है। अचानक इंजन फिर से स्टार्ट हो जाता है और यॉट के फैन से कटकर जमाल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आंखों के सामने हुए इस खौफनाक हादसे के डर से निकी और लाठी अभी ठीक से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक उन्हें यॉट के ऊपर कोई खड़ा दिखाई देता है और वो डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। इधर दारा नोआ को उनके ठीक सामने बने अबैंडन्ड रिहैब सेंटर की तलाशी लेने को कहती है, लेकिन नोआ पांडु को ढूंढने की जिद करता है। पर दारा उसे समझाती है कि शायद इस अबैंडन्ड रिहैब सेंटर में उन्हें उनके कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। वो ओसिस मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिहैब सेंटर का मेन गेट लॉक देखकर दारा नोआ को उसे तोड़कर खोलने को कहती है। दारा को जंगल की तरफ किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। खैर दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ पांडु अभी भी उस लड़की के पीछे दौड़ रहा था। वो लड़की अचानक नीचे बैठ जाती है और घर जाने की भीख मांगने लगती है। पांडु उसे तसल्ली देता है और बीच पर उनकी बोट होने की बात बताकर उसे इस आइलैंड से बचाने का वादा करता है। वो उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है। अचानक एक चेन पांडु के पैर में जकड़ जाती है और उसे एक पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है।
ठीक तभी उस लड़की का भयानक चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने आ जाता है और अचानक पांडु उस चेन से आजाद होकर नीचे गिर जाता है। पांडु किसी तरह खुद को संभाल कर उठ खड़ा होता है। तभी वो लड़की भयानक ढंग से उसका पीछा करने लगती है। कुछ ही दूर भागने के बाद पांडु परेशान होकर खुद से सवाल करता है कि आखिर वो बार बार एक ही जगह पर क्यों वापस आ रहा है। दूसरी तरफ दारा और नोआ अंदर एक स्केलेटन देखते हैं और उन्हें वहां 10 साल पुराना एक कैलेंडर भी दिखाई देता है। दारा एक फोटो देखकर सवाल उठाती है कि आखिर इतने दूर दराज और सुनसान आइलैंड पर यह मेंटल रिहैब सेंटर कैसे बन गया। नोआ को अपने पापा से सुनी हुई एक पुरानी और दर्दनाक हिस्ट्री याद आती है। पास्ट में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में दर्ज न होने वाले कुछ अनजान आइलैंड्स पर इन्फेक्शियस बीमारियों के मरीजों या मेंटली डिस्टर्ब्ड लोगों को सोसाइटी और फैमिली की बेइज्जती से बचाने के लिए जबरदस्ती एक्साइल में भेज दिया जाता था। यह आइलैंड भी शायद वैसा ही एक अबैंडन्ड एक्साइल सेंटर है। उन्हें वहां एक मैप पर जनरेटर रूम, स्टोरेज रूम और नर्स स्टेशन मार्क किया हुआ दिखाई देता है। दारा का प्लान था कि पहले जनरेटर ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी चालू की जाए और फिर लाउडस्पीकर की मदद से पांडु को सही रास्ता बताया जाए। इसी बीच नोआ के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। यहाँ एक आईने में उसी लड़की को देखा जाता है। वो लोग आर्काइव्स रूम, डायरेक्टर्स ऑफिस और पीआर ऑफिस पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ निकी और लाठी भी डर के मारे जंगल के अंदर घुस चुके थे। वो एक जगह आकर खतरे का एहसास होते ही अलर्ट हो जाते हैं और अपनी टॉर्च बंद कर देते हैं ताकि जंगल की कोई भी चीज उन्हें देख ना सके। अचानक उन्हें अपने ठीक पीछे चेन खिसकने की आवाज सुनाई देती है। इधर दारा एक रूम में किसी को देखकर नोआ को दिखाती है। नोआ और दारा जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, उनके ठीक पीछे वो भयानक लड़की दिखाई देती है। खैर, वो बेड के पास जाकर ब्लैंकेट हटाते हैं तो वहां उन्हें एक तकिया मिलता है। वो भयानक लड़की अभी भी उनके ठीक पीछे खड़ी थी। खैर, दारा और नोआ वहां चेक करते हैं और उन्हें कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं। सीन यहाँ फ्लैशबैक में चला जाता है और हम यहाँ उस लड़की को देखते हैं जिसे उसके पापा ने कैद करके रखा था। लड़की अपने पापा से कहती है, मैंने सुना है कि आप अपने ऑफिस के काम से बोर हो जाते हैं, इसलिए आपको इंस्पायर करने के लिए मैंने दीवारों पर ये ड्राइंग्स बनाई हैं। लेकिन वो जालिम बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाता है और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। वो छोटी लड़की यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने हाथ में रखी सिजर से अपने पापा को स्टैब कर देती है। सीन प्रेजेंट में वापस आता है और नोआ को लगता है कि यह किसी बच्चे का रूम है। खैर, वहां से वो जनरेटर रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। जनरेटर रूम पहुंचकर नोआ जनरेटर चालू कर देता है। दूसरी तरफ निकी और लाठी को जंगल के बीच अचानक किसी मिस्टीरियस म्यूजिक की धुन सुनाई देती है। निकी को लगता है कि यह म्यूजिक आसपास के किसी घर से आ रहा है और शायद वहां उन्हें कोई मदद मिल जाए। लेकिन लाठी को लगता है कि उसने दूर पांडु को देखा है और वो उस तरफ आगे बढ़ने की जिद करती है। वो अपनी लाइट्स बंद करके धीरे धीरे उस रोशनी के सोर्स की तरफ आगे बढ़ती है। लाठी जैसे ही पांडु को आवाज देने लगती है, निकी तुरंत लाठी का मुंह दबा लेती है क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने यॉट के ऊपर देखा था वो ठीक पांडु के पीछे खड़ी थी। पांडु उस लड़की को देखते ही वहां से भागना शुरू कर देता है। लाठी जब लकड़ी से उस लड़की पर अटैक करने की बात कहती है तो निकी उसे शांत करती है और दिमाग से काम लेने को कहती है। वो वार्न करती है कि उनका एक गलत कदम पांडु की जान ले सकता है। निकी मदद की उम्मीद में उस म्यूजिक की आवाज की तरफ भागने का डिसीजन लेती है। दूसरी तरफ वो इविल स्पिरिट पांडु को पकड़ लेती है और उसे एक पेड़ की डाल से स्टैब कर देती है। इधर जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो तो ऑन हो जाते हैं, लेकिन कोई सिग्नल या कनेक्शन नहीं मिलता। तभी दारा सीसीटीवी में बाहर निकी और लाठी को देख लेती है और उन्हें जल्दी से अंदर ले आती है। नोआ उनसे पूछता है कि वो लोग बीच छोड़कर जंगल के अंदर क्यों आए हैं। निकी हाँफते हुए उन्हें बताती है कि बोट का ड्राइवर मिस्टर जमाल मारा गया है और उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। वो आगे बताती है कि बोट अभी भी खराब है और बोट पर मौजूद उसी मिस्टीरियस लड़की ने ही शायद जमाल का खून किया है। जब नोआ पांडु के बारे में पूछता है तो निकी कहती है कि उस ईविल लड़की ने शायद अब तक पांडु पर भी अटैक करके उसे मार डाला होगा। ये सुनकर लाठी भड़क जाती है और निकी को थप्पड़ मारकर कहती है कि निकी ने तो पांडु को बचाने के लिए मदद ढूंढने का वादा किया था, तो अब वो पांडु को मरा हुआ कैसे बोल सकती है। नोआ जब निकी से सच बताने की रिक्वेस्ट करता है तो निकी कहती है कि उन्होंने जंगल में पांडु को पागलों की तरह चीखते हुए सुना था और उसके ठीक बाद उस लड़की ने आकर पांडु पर बेरहमी से अटैक कर दिया। यहाँ लाठी फोटो में उस लड़की को देख लेती है। निकी इस पूरी बर्बादी के लिए नोआ को ब्लेम करती है और कहती है कि अगर उसने हीरो बनने की कोशिश ना की होती तो आज यह मुसीबत उन पर नहीं आती। निकी जब नोआ के पापा की बात छेड़ती है तो नोआ भड़क जाता है और उसे अपने पापा के बारे में कुछ भी बोलने से सख्ती से मना करता है। निकी दारा को भी टोंट मारती है और कहती है कि वो भी सिर्फ नोआ के साथ रहने के लिए ही जंगल में आई है। उनके इस झगड़े के बीच ही अचानक उन्हें बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। नोआ जैसे ही दरवाजा खोलता है, पांडु जमीन पर गिर पड़ता है।
तब सब मिलकर पांडु को अंदर लाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि पांडु मर चुका है। नोआ पांडु की मौत के लिए खुद को पूरी तरह से कसूरवार मानता है और बुरी तरह रोने लगता है। वो अफसोस करते हुए कहता है कि वो तो बस सबकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी गलती की वजह से आज उसके दोस्त इस आइलैंड पर बलि चढ़ रहे हैं और आखिरकार पांडु की भी जान चली गई। खैर, वो लोग पांडु की डेड बॉडी को एक कपड़े से ढक देते हैं। दारा अंदाजा लगाती है कि अगर वो लड़की इस रिहैबिलिटेशन सेंटर की पेशेंट थी तो इन सारे सुपरनैचुरल मर्डर्स की शुरुआत इसी जगह से हुई है। वो कहती है कि अगर उन्होंने जल्दी से इस खतरे का असली सच पता नहीं लगाया तो शायद इस आइलैंड पर एक एक करके सबकी जान चली जाएगी। उन्हें सीसीटीवी फुटेज में मूवी की शुरुआत वाला सीन मिल जाता है। अचानक वो लड़की भयानक रूप लेकर कैमरा के ठीक सामने आ जाती है। वो लोग सेंटर के आर्काइव्स रूम की तलाशी लेने का डिसीजन लेते हैं। जैसे ही वो लोग रूम के अंदर घुसते हैं, उस लड़की को बाहर देखा जाता है। वहां ढूंढ भाल करके उन्हें उस लड़की की फोटो और उसका असली नाम मिल जाता है, माला पुत्री। इसके बाद सीन 1 मई 2003 में चला जाता है। हॉस्पिटल की डायरेक्टर माला की मां को रिहैब सेंटर की फैसिलिटीज के बारे में बता रही थी। वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि माला की मां ने माला को जिंदगी भर के लिए इस सेंटर में ही रखने का एग्रीमेंट साइन किया था। उन्हें डॉक्टर जॉयस और माला के बीच हुई एक काउंसलिंग सेशन की टेप मिलती है। डॉक्टर जॉयस माला के साथ दोस्ती बनाते हुए पूछती हैं कि उसने अपने ही पापा के साथ इतना बड़ा वायलेंट बिहेवियर क्यों किया था। माला उनके सवाल का कोई जवाब नहीं देती और ड्राइंग करने की जिद करने लगती है और बेचैन होकर पूछती है, माँ मुझे लेने कब आएंगी। इसके बाद सीन कुछ साल आगे चला जाता है। माला डॉक्टर को बताती है कि उसने एक ड्राइंग बनाई है जो वो अपनी माँ के हाथों में देगी जब उसकी माँ उसे यहाँ से लेने आएंगी। अगले सीन में एक लड़की के पेरेंट्स आकर उसकी बर्थडे पार्टी मनाते हुए दिखाई देते हैं। तब माला कहती है कि जैसे वो अकेली और कैद है, बाकी सबको भी वैसे ही अकेला होना पड़ेगा। माला बर्थडे वाली उस लड़की पर अटैक कर देती है। इसके बाद डॉक्टर जॉयस उसे समझाती हैं कि अगर वो ऐसा वायलेंट बिहेवियर करेगी तो वो भी अपने जालिम पापा की तरह ही क्रिमिनल बन जाएगी। माला जवाब देती है कि उसके पापा कहते थे अंदर का गुस्सा और भड़ास निकाल देनी चाहिए, दबाकर रखने से बीमारी पैदा होती है। डॉक्टर जॉयस कहती हैं कि माला अभी तक मेंटली पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसकी माँ उसे लेने नहीं आएगी। माला रोते रोते पूछती है, तो अगर मैं मर जाऊं तो क्या माँ मेरी लाश लेने आएंगी। ये सीन देखकर दारा इमोशनल हो जाती है और कहती है, मुझे अपने घर वापस जाना है। माला को जबरदस्ती आइसोलेशन रूम में ले जाया जाता है और माला जिद करते हुए कहती है कि वो अपनी माँ को यहाँ आने पर मजबूर कर देगी और जब वो मरेगी तो उसकी लाश लेने उसकी माँ को ही आना पड़ेगा। माला को एक बार फिर डॉक्टर जॉयस के पास लाया जाता है। माला तब लगातार यही बोल रही थी कि सिर्फ उसकी माँ ही आकर उसकी डेड बॉडी को दफन कर सकती है। इसके बाद से माला को जंजीरों में कैद एक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। वो चारों यह सीन देखकर इमोशनल हो जाते हैं। एक दिन आइसोलेशन रूम में जब सब उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं तो माला किसी तरह वो चेन खोल लेती है और उसे अपने गले में फंसाकर सुसाइड कर लेती है। यह सब देखने के बाद दारा कहती है कि माला की मां असल में बहुत पत्थर दिल थी और उसने कभी भी माला को इस रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस ले जाने के इरादे से यहाँ नहीं छोड़ा था। और जंगल में सुनाई देने वाली माला के रोने की आवाज असल में अपनी मां का वेट करती हुई उसकी भटकती आत्मा की चीख है। दारा को लगता है कि माला की डेड बॉडी अभी भी इसी आइलैंड पर है और अगर उसे ढूंढकर ठीक से दफन कर दिया जाए तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, जिससे यह सारा ईविल डिस्टर्बेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो आपस में काम बांट लेते हैं। नोआ और दारा मॉर्ग के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ निकी और लाठी को शॉवेल ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इधर दारा को माला पुत्री का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो डेड बॉडी चेक करके कंफर्म कर लेती है। लाठी जनरेटर रूम में कब्र खोदने के लिए शॉवेल ढूंढ रही थी और निकी बाहर खड़ी थी। ठीक तभी लाठी के पीछे एक साया दिखाई देता है। इधर नोआ और दारा डेड बॉडी को बाहर ले आते हैं और निकी को जल्दी से शॉवेल लेकर लाठी के साथ बाहर आने के लिए कहते हैं। निकी अंदर जाती है और शॉवेल लेकर लाठी को बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने लगती है अचानक दरवाजा बंद होकर लॉक हो जाता है और लाठी अंदर ही फंस जाती है। निकी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और लाठी को आवाज लगाती रहती है। लाठी अंदर चीखती रहती है। इसी बीच माला की आत्मा वहां आती है और लाठी के सर में एक रॉड स्टैब कर देती है जो दरवाजे को चीरते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है। इसके बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है
और निकी दरवाजे के साथ ही लाठी की लाश को लटका हुआ देखती है। निकी जैसे ही डरकर वहां से भागने लगती है, माला निकी के पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है। दूसरी तरफ दारा और नोआ वेट करते करते इरिटेट हो जाते हैं। दारा टेंशन में आकर कहती है कि जरूर निकी ने कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी होगी। वो उन्हें ढूंढने के लिए जैसे ही जनरेटर रूम की तरफ आते हैं, उन्हें दरवाजे पर लाठी की बेजान बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है। उधर माला की आत्मा निकी को एक रूम में लाकर छोड़ देती है। इधर दारा रोते हुए बुरी तरह टूट जाती है और नोआ से पूछती है कि निकी कहाँ है और आखिर उनके साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। नोआ डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले माला की लाश दफन करेंगे और उसके बाद निकी को ढूंढकर इस श्रापित आइलैंड से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ निकी को फिर से माला की आत्मा दिखाई देती है। निकी तब वहां रखे एक गैस सिलेंडर का वॉल्व खोल देती है और अपने हाथ में लाइटर ले लेती है। इधर दारा और नोआ की कब्र खोदने का काम लगभग पूरा हो चुका था। उधर निकी माला की इविल स्पिरिट को खुला चैलेंज करती है। वो कहती है कि वो इस पूरी जगह को बर्बाद कर देगी और अगर वो मरी भी तो माला को भी अपने साथ नरक ले जाएगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक चेन निकी के चेहरे पर लिपट जाती है और सिलेंडर्स उसके पैरों में जकड़ जाते हैं। देखते ही देखते निकी के जबड़े का ऊपरी हिस्सा उखड़कर अलग हो जाता है। इधर वो लोग माला की बॉडी को कब्र में रखकर उस पे मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। तभी माला चीख पड़ती है और नोआ को खींचकर अंदर ले जाती है। दारा बाहर से माला की आत्मा के आगे नोआ को छोड़ देने की भीख मांगती है। दारा माला की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है कि उसकी माँ उसे कभी लेने नहीं आएगी क्योंकि उसकी माँ ने ही उसे इस सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया था। वो रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उन्हें इस आइलैंड से जिंदा वापस जाने का एक मौका दे दो। दारा माला की आत्मा को शांत करने के लिए अपने और दोस्तों के अपनी फैमिली के पास लौटने की तड़प और अपने मॉम डैड से मिलने के प्यार को जाहिर करती है। दारा कहती है कि वो खुद भी अपनी माँ को बहुत मिस करती है। इधर नोआ को गैस की स्मेल आती है और वो जैसे ही लाइटर ऑन करता है, एक भयंकर ब्लास्ट होता है। सीन कट होकर अगले दिन पर आ जाता है। दिखाया जाता है कि दारा की माँ एक रेस्क्यू टीम के साथ इस आइलैंड पर आ रही हैं। रेस्क्यू टीम बताती है कि उन्हें 10 साल पहले गायब हो चुके उस मिस्टीरियस आइलैंड का पता चल गया है, जहां से उन्हें काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आइलैंड से सभी की डेड बॉडीज मिलती हैं और वहां से सिर्फ दारा को जिंदा बचाया जाता है। आखिरकार दारा ठीक ठाक अपने घर लौट आती है। उसकी माँ बहुत प्यार से उसे नाश्ता करवाने के लिए रूम में खाना लेकर आती है। दारा अपने डर और ट्रॉमा की वजह से बुरी तरह इमोशनल होकर अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो अब उसे दोबारा कभी अकेला छोड़कर ना जाए। माँ उसे शांत करती हैं और कुछ देर के लिए किचन में जाने की बात कहकर वहां से निकल जाती हैं। ठीक तभी दिखाया जाता है कि दारा भी बिल्कुल माला की तरह ही दीवारों पर वैसी ड्राइंग्स बना रही है।